हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट बूस्टर्स। आई होप कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोटिवेशन की थ्योरीज। ओके, तो मोटिवेशन की कुछ थ्योरीज है जो हमारे सिलेबस में है। उनको हम देखेंगे कि कौन कौन सी थ्योरीज है, किस प्रकार से मोटिवेशन को डिफाइन किया गया है हमारे सिलेबस में। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन सी मोटिवेशनल थ्योरीज होती है। तो दो प्रकार की हमारे पास में मोटिवेशन थ्योरीज होती है। पहले क्या होती है, कंटेंट थ्योरी, और दूसरी होती है प्रोसेस थ्योरी। कंटेंट थ्योरी बताती है कि मोटिवेशन क्या होता है। ओके, स्टिमुलस क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है जिससे लोग ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। ओके, और प्रोसेस थ्योरी समझाती है हमको कि किस प्रकार से लोगों को मोटिवेट किया जाता है। ओके, तो ये दो प्रकार की थ्योरीज हमको समझनी है। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे पास में मोटिवेशन की थ्योरी है वो कौन सी है, मैस्लो नीड हायरार्की। ओके, ये हमने पर्सनैलिटी में भी समझा है, ये हमने लीडरशिप में भी समझा है। ओके, तो मोटिवेशन की सबसे ज़्यादा जो पढ़ी जाने वाली और सिंपलिस्टिक थ्योरी है वो है क्या, मैस्लो की नीड हायरार्की। तो अब्राहम मैस्लो ने समझा है कि लोगों की ज़रूरतें जो होती है वो एक हायरार्की में होती है, एक लेवल के बाद में आपकी नीड्स चेंज हो जाती है। ओके, तो जो सबसे बुनियादी हमारी जो नीड्स है वो लोगों को मोटिवेट करती है ज़्यादा काम करने के लिए। ओके, कि कम से कम इतनी चीज़ें तो हमारे पास में होनी चाहिए, और उसको एक्वायर करने के लिए लोग मोटिवेट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए। ओके, तो एक एक करके हम समझते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास में हायरार्की होती है, लेवल्स ऑफ नीड होती है जो कि लोगों को मोटिवेट करती है। इसमें सबसे पहले क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड है। फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें चाहिए आपको जीवन के लिए। तो ये फिजियोलॉजिकल जो नीड्स है लोगों की, वो हमको मोटिवेट करती है टू डू समथिंग फॉर आवर लाइफ। यदि हमारी फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल हो जाती है तो उसके बाद में हम जिस नीड के लिए ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, काम करने के लिए ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, वो होती है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड क्या होती है, हमारी जॉब सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, हमारा जान और माल और हमारे रोजगार की सिक्योरिटी जो होती है वो होती है हमारी क्या, सेफ्टी नीड। यदि हमको ये सेफ्टी नीड हमको मिल जाती है तो फिर हम कहाँ जाते हैं, हम सोशल नीड की तरफ जाते हैं, लव एंड बिलोंगिंगनेस के तरफ जाते हैं, कि हमारे सोसाइटी में हमारा नाम हो, जो हमारे आसपास के लोग हैं वो सुखी रहे, शांत रहे, हमसे जुड़े हुए रहे, हमारी दोस्ती बने, हमारी सोसाइटी में हमारा नाम हो। ये नीड हमारी हमको इंस्पायर करती है टू डू हार्ड वर्क, टू डू सोशल वर्क। और उसके बाद में यदि ये नीड भी फुलफिल हो जाए तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड क्या आती है, एस्टीम नीड, कि हम क्या करना चाहते हैं एक्चुअली में, काम जो हम कर रहे हैं उसके अलावा हम कौन कौन सी चीज़ें और करना चाहते हैं। एक बड़ा घर लेना चाहते हैं स्टीम के लिए, एक बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं फॉर स्टीम के लिए, स्टेटस सिंबल, आईफोन, मर्सिडीज, ये सारी चीज़ें क्या है, स्टीम नीड है, कि हम क्या अपने आप को शो करना चाहते हैं सोसाइटी के सामने। तो ये नीड हमको इंस्पायर करती है फॉर डू मोर हार्ड वर्क। ओके, और जब ये नीड भी फुलफिल हो जाए तो उसके बाद में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला पीरियड। मतलब कि हम निर्वाणा के तरफ जाने लग जाते हैं, हम सांसारिक चीज़ों से ऊपर उठ करके स्पिरिचुअल चीज़ों में ज़्यादा ध्यान लेने लग जाते हैं। तो वो क्या होती है, हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो इसका सारा एक्सप्लेनेशन जो है पीडीएफ में डला हुआ है, ये आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगा, आप जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा क्या, सबसे पहले हमारी फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें क्या है, स्लीप है, शेल्टर है, फूड है। इसके बाद में आपकी आ जाती है क्या, आपकी आ जाती है सेफ्टी नीड, जिसमें जॉब सिक्योरिटी है, लाइफ सिक्योरिटी है, फिजिकल सिक्योरिटी है। ओके, इसके बाद में आपकी क्या है, सोशल नीड है, जिसमें लव एंड बिलोंगिंगनेस है। इसके बाद में आपकी स्टीम नीड है, कि आप खुद क्या करना चाहते हैं, जो चीज़ें आपको पसंद है आप वो चीज़ें कर पा रहे हैं। इसके बाद में आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, जहां पर आप अपने आप का फुल पोटेंशियल में यूज़ करना चाहते हैं, कि आप किस चीज़ के लिए बिल्ट है, आप उस चीज़ों को करना स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, तो ये थी हमारी क्या, ये था आपका
मैस्लो नीड हायरार्की, इसकी कुछ लिमिटेशंस और क्रिटिसिज्म है। वो क्या है? वो ये है कि ये हमेशा हायरार्की को फॉलो करने का बताती है कि ये हायरार्की और ये फिक्स हायरार्की, इसी से ही नेक्स्ट लेवल पे नीड जाती है और वो मोटिवेट करती है, जो कि हमेशा ट्रू हो ये प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरी बात ये कि हायरार्की तो बता दी गई, लेकिन इन मैनेजमेंट इसका कैसा यूटिलाइजेशन करना है इसका पता नहीं है। कि नीड हायरार्की तो हमको पता है, लेकिन इससे हम यूज कैसे करें प्रैक्टिकली इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, इन मैनेजमेंट, लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए इन नीड्स को यूज करते हुए, ये क्लियरली नहीं बताया गया है इस थ्योरी में। और कोई एक सर्टन फ्रेमवर्क भी हमको दिखाई नहीं देता है फॉर एनी काइंड ऑफ मोटिवेशनल प्रोग्राम। तो ये इसकी कुछ क्रिटिसिज्म है। इसके अलावा भी कुछ छोटी क्रिटिसिज्म यहाँ पर डली हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद में क्या है? हर्ट्जबर्ग की मोटिवेशनल थ्योरी जो है, मोटिवेशन एंड हाइजीन थ्योरी। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि मोटिवेशन के जो फैक्टर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होते हैं? मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं, जिसके बढ़ने से क्या होगा, लोगों के मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा। और दूसरे क्या होते हैं? हाइजीन फैक्टर्स होते हैं, जिनके होने से मोटिवेशन तो नहीं बढ़ता है, लेकिन यदि ये कम हो जाए तो लोगों का मोटिवेशनल लेवल कम होने लग जाता है, वो डिमोटिवेट होने लग जाते हैं। तो ऐसे दो प्रकार के हमारे पास में फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं मोटिवेशनल फैक्टर, दूसरे होते हैं हाइजीन फैक्टर्स। ओके, तो एक एक करके हम देखते हैं कि मोटिवेशनल फैक्टर्स कौन से हैं और हाइजीन फैक्टर्स हमारे पास में कौन से होते हैं। मोटिवेशनल फैक्टर्स में आप क्या देखोगे? तो जो आपके हाइजीन फैक्टर्स होते हैं उसको क्या करना पड़ता है? मेंटेन करना पड़ता है, आपको इसको बनाए रखना है। और जो मोटिवेशनल फैक्टर्स है, जॉब सेटिस्फैक्शन देते हैं आपको, उनको क्या करना है? बढ़ाना है। ओके, जो डिससेटिस्फैक्शन देते हैं वो है हाइजीन फैक्टर्स, और जो सेटिस्फैक्शन देते हैं वो है मोटिवेशनल फैक्टर्स। तो जो डिससेटिस्फैक्शन देखते हैं वो क्या है? वर्किंग कंडीशन। यदि अच्छी वर्किंग कंडीशन है तो आपका काम अच्छा होते रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा अच्छा वर्किंग कंडीशन दे दिया तो लोग दोगुना काम करने लग जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, लेट जाएंगे। ऐसा नहीं है। यदि आपने खराब वर्किंग कंडीशन दिया तो लोगों का डिससेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, लेकिन आपने बहुत अच्छा दे दिया तो इससे लोग इंस्पायर होकर के ज़्यादा काम करने लगेंगे, ऐसा नहीं है। ओके, टेक्निकल सुपरविजन, इससे यदि न रहने से डिमोटिवेट होंगे, होने से मोटिवेट नहीं होंगे। फ्रेंडली बिहेवियर हो, चाहे जॉब सिक्योरिटी हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, इसका ये सारी चीज़ें क्या आपको मेंटेन करके रखनी है। और यदि ये कम हो जाती है तो लोग डिससेटिस्फाई होने लग जाएंगे काम से। ओके, फॉर एग्जांपल कि जॉब सिक्योरिटी आपने दे दी है तो लोग क्या करेंगे? लोग उसको एंजॉय करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि वो उससे इंस्पायर होकर के और ज़्यादा काम करने लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात ले लें, वहाँ पर जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सिक्योरिटी है, ये एक हाइजीन फैक्टर है, ये उनको मोटिवेट नहीं करता है कि हम ज़्यादा काम करें। ओके, इसके अलावा क्या है? आपका जॉब सेटिस्फैक्शन है, जो कि मोटिवेशनल फैक्टर है। उसमें कौन कौन से हैं? अचीवमेंट है, रिवॉर्ड्स है, रिकॉग्निशन है, वर्क इटसेल्फ है, जो काम है वो खुद, यदि इंस्पायरिंग काम है तो लोग ज़्यादा मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए। एडवर्टाइजमेंट है, मतलब कि यदि कंपनी का नाम अच्छा है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं तो ऑटोमेटिक लोग उस कंपनी में काम करने के लिए इच्छुक होते हैं कि हाँ, हम उस कंपनी में काम करते हैं जो कि इतना वेल नोन कंपनी है। ओके, कि टाटा में हम काम करते हैं तो सभी लोग जानते हैं कि टाटा को लोग सेमी गवर्नमेंट सेक्टर मानते हैं, कि भाई यहाँ की नौकरी मतलब कि ज़िंदगी के साथ भी चलने वाली और ज़िंदगी के बाद भी चलने वाली है, उसके बेनिफिट्स उनको मिलते रहेंगे हमेशा। तो ये सारी की सारी क्या है? उनके एडवर्टाइजमेंट और गुडविल के कारण है। इसके बाद में पर्सनल ग्रोथ यदि आपको मिल रही है और पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ है। ओके, तो ये क्या है? आपके जॉब सेटिस्फैक्शन है। तो हमने देखा कि इसको टू फैक्टर थ्योरीज भी कहा जाता है। ओके, टू फैक्टर थ्योरी मतलब कि एक हाइजीन फैक्टर हो गया और एक मोटिवेशनल फैक्टर हो गया। इसके बाद में क्या है? ईआरजी थ्योरी हमारे पास में आती है। ईआरजी थ्योरी जो है वो आपके नीड हायरार्की का एक्सपांशन है। ओके, उसमें हमारे पास
यानी कि उसको, ये थ्योरी उस थ्योरी को ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन करती है, ईआरजी थ्योरी। वहां पर हमको 5 लेवल देखने को मिले थे, यहाँ पर 3 लेवल्स है, जिसमें क्या है, ईआरजी का मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस, रिलेटिवनेस और आपका ग्रोथ। एग्जिस्टेंस में आपका 2 चीजें आ गई, कौन सी, आपकी फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड। इसके बाद में आपके जो सोशल नीड है उसमें किस में आ गया, रिलेटेडनेस में, और आपकी ग्रोथ नीड आ गई किसमें, आपका स्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, तो ये उसका क्या है, एक्सटेंशन है। अब इसमें और उसमें क्या अंतर है, मतलब कि नीड हायरार्की में और ईआरजी थ्योरी में क्या अंतर है। अंतर ये है कि ईआरजी थ्योरी में ये कहा गया है कि आप किसी भी टाइम किसी भी लेवल पे हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको रिलेटेडनेस ज़्यादा मोटिवेट करता हो एग्जिस्टेंस की थ्योरी से, एग्जिस्टेंट नीड से या ग्रोथ नीड से। हो सकता है कि आपको ग्रोथ नीड जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हो, अभी आपके पास में यदि वो एग्जिस्टेंस और रिलेटेडनेस नीड आपके पास में ना भी हो, आपके दोस्त अभी ना भी हो, या आपके पास में उस प्रकार की सेफ्टी और सिक्योरिटी ना भी हो, तब भी आप ग्रोथ के तरफ ज़्यादा देखते हैं, आप ज़्यादा रिस्क लेते हैं, रिस्क से आप जो है ग्रोथ को और ज़्यादा पुश करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी नीड सीधे ग्रोथ हो सकती है। ओके, तो जो प्रॉपर हायरार्की नीड थ्योरी में थी वो ईआरजी थ्योरी में नहीं है। आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी नीड से मोटिवेट हो सकते हैं। तो ये क्या है, बेसिक है आपके ईआरजी थ्योरी से। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईआरजी थ्योरी एंड मैस्लो नीड हायरार्की, कि मोर देन, और आपको एक टाइम पे एक से ज़्यादा फैक्टर्स भी मोटिवेट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप जो है बिलोंगिंगनेस और के साथ में ग्रोथ से भी दोनों साथ में आपका मोटिवेट कर रहा हो। ओके, या एग्जिस्टेंस और ग्रोथ आपको साथ में मोटिवेट कर रहा हो। एक टाइम पे एक से ज़्यादा नीड्स भी आपको इंस्पायर कर सकती है, आपको मोटिवेट कर सकती है। और एक प्रॉपर हायरार्की ना होते हुए क्या हो सकता है, आप किसी भी टाइम किसी भी फैक्टर से मोटिवेट हो सकते हैं। ये अंतर है ईआरजी थ्योरी और मैस्लो नीड हायरार्की में। इसके बाद में जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली कौन सी नीड हायरार्की और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो है वूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ओके, वूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में हमको 3 अलग अलग जो है स्टेजेस देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं अभी हम देखते हैं, ठीक है। वो है आपके, ये चलती है क्या, इफेक्ट, परफॉर्मेंस एंड आउटकम। आपने कितना इफर्ट डाला है, उस इफर्ट से आपके परफॉर्मेंस में कितने अंतर आया है, उस परफॉर्मेंस के कारण आपका आउटकम क्या आ रहा है। यही चीज आपको ज्यादा मोटिवेट करती है आगे और ज्यादा एफर्ट डालने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया कि यूजीसी नेट के लिए आपने बहुत सारा एफर्ट अपना डाला, बहुत सारा आपने अपना काम डाला, इसके कारण आपका मॉक टेस्ट में परफॉर्मेंस सुधरा। मॉक टेस्ट में परफॉर्मेंस सुधरने के कारण एक्चुअल जो एग्जामिनेशन आपने दिया उसमें आपका सिलेक्शन हो गया, आपने क्वालिफाई कर लिया यूजीसी नेट। तो आप जब भी अगले किसी काम के लिए एफर्ट डालेंगे तो उसमें क्या डालेंगे, और ज़्यादा आप मोटिवेट रहेंगे अपने एफर्ट डालने के लिए, क्योंकि पिछले बार जब आपने एफर्ट डाला था तो उससे आपकी परफॉर्मेंस सुधरी थी और उससे आपका आउटकम ज़्यादा अच्छा आया था। तो यही है आपका क्या, आपका एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ओके, वुम्स ने ये दिया हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वुम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। कि सबसे पहले स्टेज में आपका क्या होगा, वैलेंस होगा। वैलेंस का मतलब क्या, कि आप कितना इफर्ट डाल रहे हैं। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंटलिटी, इंस्ट्रूमेंटलिटी मतलब कि आपका कितना, सबसे पहले आएगा एक्सपेक्टेंसी, सॉरी, सबसे पहले आएगा क्या, एक्सपेक्टेंसी, कि सबसे पहले आपने क्या डाला, पर्सन का बिलीव, कि वो कितना उसमें अपना एफर्ट्स डाल रहा है, जिसके कारण क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस सुधरेगी। ओके, आपका बिलीव कि जो मैं अपना एफर्ट्स डाल रहा हूं या डाल रही हूं, इससे आपका परफॉर्मेंस में कितना अंतर आने वाला है। ओके, इसके बाद में इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या होगी, कि आपका कितना ज़्यादा परफॉर्मेंस में अंतर आया है
पिछले एफर्ट्स के डालने के कारण। ओके, और उसके बाद में वैलेंस मतलब कि कितना वैल्यू एडिट हुआ, आपके आउटकम कितना ज़्यादा अच्छा निकला है इन दो प्रोसेस के कारण, आपके एफर्ट्स के कारण जो आपको क्या आ रहा है, देखने को मिल रहा है परफॉर्मेंस में अंतर, उससे आउटकम में कितना ज़्यादा अंतर आ रहा है। ओके, तो एक क्या है, आपके इमोशंस से ड्राइव होने वाली थ्योरी है। ओके, तो ये है आपका क्या, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और वैलेंस इज इक्वल टू मोटिवेशन। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। यदि कोई भी थ्योरी आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूंगा। और ये जो पर्टिकुलर PDF है ये हमारे एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद में जो थ्योरी आती है वो क्या आती है, आपकी थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, मैगलेडर की है। ओके, मैगलेडर ने इसे दिया हुआ है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। इन्होंने क्या बताया है कि दो टाइप के लोग होते हैं, एक्स टाइप वाले और वाई टाइप वाले, और इन दोनों को मोटिवेट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ओके, तो देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के अलग अलग लोग होते हैं, एक्स टाइप के लोग और वाई टाइप के लोग, और इनको क्या मोटिवेट करता है। ओके, जो थ्योरी एक्स वाले लोग रहते हैं ये क्या होते हैं, थोड़े से आलसी किस्म के होते हैं, ये खुद से एफर्ट नहीं डालते हैं, जो इनको सेट काम बता दिया गया है बस ये इतना ही करते हैं, और यही चीज इनको इंस्पायर करती है काम करने के लिए कि मुझे अपना कुछ एफर्ट नहीं डालना है, अपना कुछ मेरे को दिमाग नहीं लगाना है, मुझे काम बता दो कि भाई ये चीजें करनी है, उतनी चीजें करनी है और सो जानी है, उससे ज्यादा काम करना नहीं है। ओके, इनको खुद से एफर्ट डाल करके काम क्या है ये नहीं ढूंढना होता है, इनको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि मुझे ये सर्टन फ्रेमवर्क दिया गया है, इतना मुझे इस फ्रेमवर्क का काम कंप्लीट करना है, इसके बाद में कोई मतलब नहीं है काम करने से। ओके, तो ये क्या करते हैं कि ये पैसों के लिए काम करेंगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए काम करेंगे, एक्विजिशन के लिए काम करेंगे, और यही चीज़ें इनको क्या करती है, मोटिवेट करती है। फिजिकल चीज़ें इनको मोटिवेट करेगी, काम खत्म करना है, अपना पैसा लेना है और निकल जाना है, ये इनकी मोटिवेशन की एकमात्र चीज़ होती है। ओके, इमोशनल लेवल पे जाकर के ये काम नहीं करते हैं, और ये जॉब सिक्योरिटी, इनको क्या चाहिए, जॉब की सिक्योरिटी चाहिए, इनको फिक्स काम चाहिए, फिक्स टाइम का काम चाहिए, 9 to 5 जॉब चाहिए, अच्छी जगह पे काम चाहिए, इसके अलावा फिक्स आपका क्या हो, रूटीन हो, फिक्स आपका टाइम शेड्यूल हो, फिक्स आपका प्रोसेस हो काम का, और क्या हो, फिक्स सैलरी हो। बस यही चीज़ें यदि इनको मिल जाए तो ये मोटिवेटेड रहते हैं अपने दिए हुए टास्कों को कंप्लीट करके घर जाने के लिए। ओके, तो जो इनका वर्क इटसेल्फ जो है वो मोटिवेशन नहीं है, इनका मोटिवेशन है आउटकम, सैलरी। ओके, तो ये होते हैं आपके एक्स टाइप के एम्प्लॉय, जो कि वर्कहोलिक नहीं होते, ये होते हैं कि टास्क कंप्लीट करें और रफा दफा हों। इसके बाद में क्या होता है, आपके थ्योरी वाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, वर्कहोलिक पीपल होते हैं, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी को पसंद करते हैं, सेल्फ को वो काम में ज़्यादा लगाते हैं, है ना, तो सेल्फ कंट्रोल्ड होंगे, सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, वर्कहोलिक होंगे, प्रोसेस ओरिएंटेड होंगे, क्वालिटी ओरिएंटेड होंगे, काम में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी, और क्वालिटी को ज़्यादा पसंद करने वाले लोग होंगे, हमेशा जो है रूल्स और रेगुलेशंस को ना मानते हुए आउटकम को पसंद करेंगे, कि यदि हम एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा हों तो हम डिफरेंट आउटकम्स को टच कर सकते हैं। इस प्रकार के लोग होते हैं थ्योरी वाई वाले। मैं थ्योरिटिकल चीज़ें वर्ड्स ना जा करके कॉमन लैंग्वेज में आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ, इसीलिए जो पीछे जो आपका थ्योरी दिया हुआ है ये आपको मिल जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, और आपको फिर अपने लैंग्वेज में चीज़ों को समझना है जो कि सिंपल हो। ओके, इनोवेटिव होंगे, ओके, कैपिटल माइंडेड ना होते हुए
ये ज़्यादा इनोवेटिव माइंडेड होंगे, न्यू चीज़ों को इन्वेंट करने में इनका ज़्यादा माइंड लगेगा। ओके, तो इनको इंस्पायर करने के लिए, इनको मोटिवेट करने के लिए क्या होगा कि न्यू चैलेंजेस इनको दिए जाए, न्यू प्रोजेक्ट्स इनको दिए जाएं जिनमें इनका सेल्फ इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, तो ये लोग क्या होंगे, ऑटोमेटिक मोटिवेटेड होंगे। तो ये दो टाइप के लोग होते हैं, थ्योरी एक्स वाले और थ्योरी वाई वाले, जो कि दो अलग अलग चीज़ों से मोटिवेटेड होते हैं। ओके, इसके बाद में क्या आता है और चीज़, थ्योरी जेड। थ्योरी जेड क्या कहता है, थ्योरी जेड कहता है कि यदि आप वर्किंग प्लेस को ज़्यादा फ्रेंडली बनाएंगे तो ऑटोमेटिक लोग क्या हो जाएंगे, इंस्पायर होंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। यदि हम वर्किंग प्लेस में प्रोसेस को फेयर बनाएं, फ्रेंडली बनाएं, फ्लेक्सिबल बनाएं, तो ऑटोमेटिक लोग क्या होंगे, ज़्यादा इंस्पायर होंगे काम करने के लिए और मोटिवेटेड रहेंगे। यदि हम ज़्यादा लॉयल्टी लोगों की लेकर के आए एम्प्लॉयमेंट में और वर्क प्लेस पे, तो ऑटोमेटिक लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। इसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में, साथ में आपके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में क्या होना चाहिए, नो फॉर्मल स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर होना चाहिए कंपनी का। स्ट्रक्चर ऑफ कंपनीज का मैंने एक वीडियो बना करके रखा हुआ है, आप वो जाकर के देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर्स होती है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, किसी प्रकार की हायरार्की ना हो, फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज हो, फ्री फ्लो ऑफ आप ग्रेवियांसेस हो। इसके अलावा क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स होना चाहिए। एज ए ह्यूमन बींग कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, डिफरेंट लेवल्स तो होना ही नहीं चाहिए, तब भी यदि किसी प्रकार की आपके पास में स्टेजेस है तो उसमें क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन एज ए ह्यूमन बींग होना चाहिए। ये है आपकी थ्योरी जेड। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। इसके अलावा क्या है आपके पास में, थ्योरी ऑफ इक्विटी है ना। इक्विटी थ्योरी क्या कहती है कि लोग मोटिवेटेड तब होंगे जब आपका आउटकम जो है वो क्या हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। मतलब की बात ये कि सभी को इक्वल आपको आउटकम देना है ऐसा नहीं है, जिसका जितना एफर्ट है उतना उसको आउटकम मिलना चाहिए। यदि आपने अपना एक्स अमाउंट ऑफ टाइम दिया हुआ है तो आपका जो रेम्यूनरेशन बनता है वो उसी अनुपात में होना चाहिए, उसी रेशो में होना चाहिए जिस रेशो में आपने अपना एफर्ट्स डाले हैं, जितना आपने टाइम दिया है, जितना आपने डेडिकेशन दिया है, उतना ही यदि आपको उसी रेशो में यदि आउटकम मिलता है तो ऑटोमेटिक आप क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे ज़्यादा काम करने के लिए। तो ये क्या कहलाता है, आपका इक्विटी थ्योरी कहलाता है। इक्विटी थ्योरी जॉन एडम ने दिए हुए हैं। ओके, और इस इक्विटी में क्या कहा गया है कि सोशल एक्सचेंज प्रोसेस एक ये है जिससे लोग क्या होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं कि यदि आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एफर्ट डाला है तो वो आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके प्रमोशंस में। ओके, तो ये चीजें क्या होगी, आपको ऑटोमेटिक मोटिवेट करेगी। एडम के हिसाब से जो आपका इनपुट है वो एम्प्लॉय के आउटपुट के बराबर होना चाहिए। एम्प्लॉय का इनपुट, हार्ड वर्क, स्किल लेवल, एक्सेप्टेंस, इंथुजियाज्म, इस प्रकार की चीजें यदि एम्प्लॉय इनपुट कर रहा है तो आउटपुट भी उसी रेशो में सैलरी, बेनिफिट, इंसेंटिव्स, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड, इस फॉर्म में उसको वापस आना चाहिए उसी रेशो में जिस रेशो में उसने अपना इनपुट दिया हुआ है। तो ऑटोमेटिक लोग क्या होंगे, इंस्पायर होंगे, मोटिवेटेड होंगे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए। तो ये है एडम्स की इक्विटी थ्योरी। ओके, आई होप कि आपको समझ आई हो। इसमें इंडिविजुअल की इनपुट और इंडिविजुअल को मिलने वाला आउटपुट को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, उसको
जो है रेशो के रूप में लिया जाता है कि यदि आपने इतना इनपुट दिया है तो इतना आउटपुट मिल रहा है, उसी रेशो में मिल रहा है, तो ऑटोमेटिक लोग क्या होंगे, इंस्पायर होंगे और ज़्यादा अपना इनपुट देने के लिए। ये सारे के सारे चीज़ें आपके पास में लिखी हुई है। इनपुट में इफर्ट्स आ गया, इसके बाद में आपके टाइम आ गया, एजुकेशन, एक्सपर्टीज, स्किल, आइडिया, ये सारी चीज़ें आ गई। आउटपुट में क्या होगा, पे होगा, प्रमोशन होगा, रिकॉग्निशन होगा, सिक्योरिटी होगा, पर्सनल डेवलपमेंट होगा और बेनिफिट्स होगा। यदि इन दोनों का बैलेंस सही से बना हुआ है तो ऑटोमेटिक लोग ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। ये सारी थ्योरी है जहां पर हमको देखने को मिलता है क्या, ओवरपेड जब आप रहें तब क्या होगा कि आपका इनपुट और आउटपुट का रेशो जो है वो दूसरों के आउटकम और इनपुट से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो आप क्या हो जाएंगे, ओवरपेड हो जाएंगे। यदि दूसरों के आपका इनपुट और आपके आउटपुट का रेशो दूसरों के इनपुट और आउटपुट से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो आप क्या हो जाएंगे, अंडर पेड हो जाएंगे। और इक्वल पे कब होगा कि आपके आउटपुट और इनपुट का रेशो दूसरे के आउटपुट और इनपुट के बराबर हो, तो आप क्या होंगे, इक्वली पे होंगे और लोग मोटिवेट ऑटोमेटिक हो जाएंगे। इसके बाद में क्या आता है आपका मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ओके, तो ये क्या है आपका कैरेट एंड स्टिक अप्रोच है। ओके, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच क्या है कि गाजर दिखा करके, जैसे गधे को भगाया जाने वाला जो आपके पास में फोटो दिख रहा है, कि आपके पास में दो चीजें रहेगी क्या, कि या तो आप रीइंफोर्समेंट के जरिए लोगों को बताएं कि इफेक्ट ऑफ लॉ ऑफ इफेक्ट के जरिए, है ना, कि आपके पास में कुछ सर्टन बिहेवियर्स हैं जिससे आपको पनिशमेंट मिलेगी और सर्टन आपके पास में बिहेवियर्स हैं जिससे आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। तो ऑटोमेटिक लोग धीरे धीरे सीखने लग जाएंगे कि ये चीज़ें आपके लिए क्या है, गलत है, और ये चीज़ें आपके लिए सही हैं। तो ऑटोमेटिक लोग क्या होंगे कि आपका नेगेटिव मोटिवेशन भी है और पॉजिटिव मोटिवेशन भी है। नेगेटिव मोटिवेशन क्या है, पनिशमेंट से डर, और पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है कि आपको रिवॉर्ड की चाहत। ओके, तो नेगेटिवली यदि लोग क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होंगे कि वो काम करने से डरेंगे जिससे आपको पनिशमेंट मिल रही है। ओके, तो यही क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट है। ओके, तो ये बीएस स्किनर ने दिया हुआ है क्या, री इन्फोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ओके, जो कि हम लर्निंग में भी समझते हैं रीइंफोर्समेंट थ्योरी को, कि किस प्रकार से हम लर्न करते हैं नई चीज़ों को रीइंफोर्समेंट के जरिए, आउटकम के जरिए। ओके, तो क्या है आपका, सबसे पहले पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होगा, दिस इज implies given a positive response when a individual shows positive or required behavior। क्या आप जब पॉजिटिव आउटकम देखते हैं कि यदि आपने एक सर्टन तरीके से बिहेवियर किया तो आपका आउटकम क्या आ रहा है, तो लोग उसी बिहेवियर को रिपीट करने के लिए ऑटोमेटिक मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो वो सर्टन बिहेवियर क्या होगा, आपके लिए ज़्यादा रिपीटिंग बिहेवियर में लोगों के आ जाएगा और लोग मोटिवेट होंगे उस सर्टन बिहेवियर को बार बार रिपीट करने के लिए। तो यही क्या है आपका रीइंफोर्समेंट है पॉजिटिवली। ओके, इसके बाद में क्या है आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। इसमें आपके पास में जो एंड रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ऑटोमेटिक वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और ऑटोमेटिक लोग उसको करने से डरेंगे या रुकेंगे। ओके, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, रिमूविंग ऑफ अनवांटेड नेगेटिव कोसिक्वेंसेस के लिए आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर बिहेवियर को रिपीट करने से रुकेंगे, डरेंगे और फिर पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ जाएंगे। तो ये है आपका क्या, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के द्वारा मोटिवेट करना नेगेटिवली लोगों को। पनिशमेंट, ओके, पनिशमेंट क्या है आपका, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है टू नेगेटिवली मोटिवेट समवन टू स्टॉप
दैट बिहेवियर और रिपीटेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर बिहेवियर। ओके, तो ये होगा आपका क्या, पनिशमेंट यानी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट थ्योरी क्या है, डील्स विथ हाउ इंडिविजुअल लर्न बिहेवियर। ये क्या कहलाता है, किस चीज से आता है कि लोग कैसे सीखते हैं। हम लर्निंग थ्योरीज में भी इसे पढ़ते हैं ना, कि कैसे रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी हम समझते हैं कि किस प्रकार से लोग सीखते हैं रीइंफोर्समेंट के द्वारा। यदि हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, आउटकम मिल रहा है, तो हम उस पर्टिकुलर बिहेवियर को रिपीट करते हैं। हमको नेगेटिव यदि कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर बिहेवियर को हम स्टॉप करते हैं। तो यही क्या है आपका, इंडिविजुअल किस प्रकार से सीखता है। ओके, ये सारी थ्योरी दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद में जो अगला हमारे पास में थ्योरी है वो कौन सी है, गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसमें आपको क्या मिलता है कि यदि आपको लोगों को मोटिवेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके जो गोल्स हैं वो क्या होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए, वेल डिफाइन होने चाहिए, मुश्किल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, क्या प्रोसेस होने वाली है वो क्लियर होनी चाहिए। तो लोग ऑटोमेटिक क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए या उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। यही है गोल सेटिंग थ्योरी। ओके, तो इन सिंपल वर्ड, गोल्स indicates and give direction to an employee about what need to be done and how much efforts are required to be put, है ना, कि लोग इंस्पायर होते हैं यहाँ मोटिवेट होते हैं कब, जब आपके गोल्स क्या हो, वेल डिफाइन हो, आपको प्रोसेस पता हो और उस प्रोसेस के जरिए आप क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर गोल को मीट कर सकते हैं और उस गोल को मीट करने से जो आउटकम मिलने वाला है वो भी वेल डिफाइन हो। तो ऑटोमेटिक लोग क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं टू पुट ऑल एफर्ट्स। तो यही है आपकी क्या, गोल सेटिंग थ्योरी। इसमें क्या है, इसके जो फीचर्स है वो क्या क्या है कि स्पेसिफिक और क्लियर गोल होने चाहिए, रियलिस्टिक और चैलेंजिंग होने चाहिए, कि रियल भी हो लेकिन इन द सेम टाइम वो क्या हो, चैलेंजिंग भी हो, ताकि लोग अपना ज़्यादा एफर्ट्स डालें, चैलेंज को एक्सेप्ट करें, उसको फेस करें, अपने आप को इम्प्रूव करें और आगे बढ़ कर के काम करें। ओके, यदि इंडिया की टीम जिम्बाब्वे से ही खेलते रहेगी हमेशा तो वो इम्प्रूव करने के लिए कभी इंस्पायर नहीं होगी। क्यों, क्योंकि लेवल नहीं है। यदि हम लेवल का, किसी अच्छे लेवल का चैलेंज रखें सामने तो ऑटोमेटिक लोग इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे और ज़्यादा वो क्या करेंगे, अपना 100% पुट करेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। तो ये होना चाहिए। ओके, तो ये था क्या, गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसके बाद में क्या है,